हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये वो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं ट्रैपिंग एंड रेडिएटिंग हीट, जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्रैप करते हैं हीट को और रेडिएट करते हैं हीट को। जो सोलर रेडिएशंस होती हैं ज़मीन पर जो एटमॉस्फेयर के थ्रू आती हैं उनको ट्रैप करते हैं और फिर रेडिएट करते हैं और हीट जनरेट करते हैं या हीट प्रोड्यूस करते हैं अराउंड द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर। तो उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर वेपर्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे गैस हैं जो ट्रेस अमाउंट्स में हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और वो भी सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं और रेडिएट हीट करते हैं। उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं दे प्ले ए क्रूशल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्रूशल रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। इट मीन्स दैट दे रेगुलेट और मेंटेन proper temperature of our earth while they naturally exist in the atmosphere। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो नेचुरली एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में या वाटर वेपर्स पाए जाते हैं नेचुरली। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, कारखानों में, वहाँ पे जब फॉसिल फ्यूल्स या हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया जाता है उनकी कंबशन की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और इनकी बढ़ती हुई कंसंट्रेशन की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक कवर की तरह काम करते हैं, ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ वाइटल फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर कंड्यूसिव टू लाइफ। और इस तरह ये हमारी ज़मीन पे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या रेगुलेट करते हैं या हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इस तरह रेगुलेट करते हैं विच इज़ कंड्यूसिव फॉर लाइफ, जो ज़िंदा रहने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अदरवाइज़ अगर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होंगी या नहीं होती तो उसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता, बल्कि -25 और इससे भी कम इसका टेम्परेचर चला जाता, जो हमारी लाइफ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, जिसमें हम या लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या होता है, जो सनलाइट होती है इट इंटर्स और अर्थ। ये हमारी अर्थ पे सनलाइट जब इंटर होती है थ्रू एटमॉस्फेयर, अर्थ एब्जॉर्ब्स इट। हमारी ज़मीन इस टेम्परेचर को, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें जो रेडिएशन होती है उनमें जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड रेडिएट्स एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। और फिर हमारी अर्थ जो है ये इनको रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, सोलर रेडिएशंस जो रेडिएशन सोलर लाइट से हमारी ज़मीन पे आती है उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और उसका जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनाया गया है उसमें गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इसी तरह विजिबल रेज होती हैं या विजिबल लाइट होती है जिसको हम देख सकते हैं, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इनकी वेव लेंथ अलग अलग होती है। जब ज़मीन पे सोलर रेडिएशन आती है, जब हमारी अर्थ इस रेडिएशन को रेडिएट करता है तो उस वक़्त जो इनकी वेव लेंथ जो है इन रेडिएशन की वो बढ़ जाती है। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो हमारी ज़मीन रेडिएट करती है उनकी वेव लेंथ बढ़ जाती है। और इस वेव लेंथ बढ़ने की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मीथेन है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने के बाद रेडिएट करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हीट को एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में एस्केप होने से रोक लेते हैं। तो जब ये हीट
इसको इसको जब ये ब्लॉक करते हैं, उसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है ये ठीक रहता है, या इसमें टेम्परेचर एब्रप्टली कम नहीं होता है, और इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ एक्चुअली द maintenance of temperature of earth by greenhouse gases. It is a natural phenomena that keeps our planet warm enough to sustain life. और ये फिनोमेना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है विच कीप्स आवर प्लानट अर्थ वार्म फॉर सर्वाइवल फॉर टू सस्टेन लाइफ। और जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, इनका काज क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उनकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये इंक्रीज़ होता है, और उसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज़ड ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन जो हैं, इनकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट होता है। इसी तरह जो मीथेन है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो लाइव स्टॉक है, उनकी वजह से मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन तमाम ग्रीन हाउस गैसेस से ज़्यादा है, और इसलिए इसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर जो मीथेन है, इसकी परसिस्टेंस हमारे एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा, यानी ये बहुत टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में परसिस्ट रहता है, ये डिकम्पोज नहीं या डिग्रेड नहीं होता या ब्रेक नहीं होता है। लेकिन जो ये मीथेन है, इसका जो पोटेंशियल है, जो वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। इसी तरह जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड का पोटेंशियल भी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, यानी इसका वार्मिंग पोटेंशियल भी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। लेकिन और इसकी परसिस्टेंस जो है, इट इज़ नियर अबाउट 100 ईयर्स, 100 और मोर देन 100 ईयर्स ये हमारी एटमॉस्फेयर में परसिस्ट कर सकता है। और इन गैसेस की कंसंट्रेशन जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ का, ये बढ़ जाता है, और इसको ही हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। जब हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस्टिमेट करेंगे कि एवरी 10 ईयर्स जो है, इट हैज़ बीन इस्टिमेटेड दैट 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में। इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, primarily attributed to human-induced activities that enhance the greenhouse effect. The excessive emission of greenhouse gases such as carbon dioxide from burning fossil fuels amplifies natural warming process. जो natural warming process, global warming जो है natural process है, ये इसको amplify करता है, इसको ज़्यादा increase करता है, और इसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एवरेज इंक्रीज़ हो जाता है। इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? पहले जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इम्पैक्ट है वो है, सी लेवल जो है वो राइज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से जो आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और उस मेल्ट होने की वजह से जो फ्लड्स हैं, फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। इसी तरह सी लेवल जो है, सी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, इंटेंस हीट वेव्स जनरेट हो जाती हैं, जो मतलब मोर फ्रिक्वेंट होती हैं और मोर सीवियर होती हैं, ऐसी हीट वेव्स जनरेट हो जाती हैं। और इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन मींस कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इकोसिस्टम होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज हर एक हैबिटेट जो है या इकोसिस्टम जो है उसको एक मखसूस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है उससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उन पे इफ़ेक्ट होता है। इस तरह वेदर पैटर्न्स जो हैं जैसे वो चेंज हो जाते हैं, जैसे आल्टर्ड प्रेसिपिटेशन होता है या स्टॉर्म्स आ जाते हैं। इसी तरह
इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर पे और जो वाटर रिसोर्सेज हैं, और इसी तरह हेल्थ पे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के। और ये एक ऐसा इशू है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए और जो कंजप्शन होती है फॉसिल फ्यूल्स की, जो एनर्जी जनरेट करने के लिए, उसकी ज़रूरत पॉपुलेशन की इंक्रीज़ के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। थैंक यू। होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा, एंड स्टे ब्लेस्ड।